अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज जो हम सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं वो सिलसिला बहुत इंटरेस्टिंग है, यूनिक है। और वो सिलसिला है हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग, हिस्टोरियोग्राफी, फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको ये, इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा ये सिलसिला हिस्ट्री को समझने का, उस सिलसिले की ये पहली वीडियो है। और हमारी तमाम वीडियोस कम्युनिटी सर्विसेज के लिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तारीख़ को समझने के लिए एक कम्प्लिकेशन पैदा कर दी गई है। तारीख़ को आम फहम ज़बान में कम ही बताया गया है या समझाया गया है, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो कि तारीख़ को समझने के लिए अहम होते हैं, उनको मद्देनज़र नहीं रखा जाता। तो हमारे यूट्यूब पर ये तमाम वीडियोस कम्युनिटी सर्विस के लिए, और इसमें समझना एक दूसरे से मकसूद है, डिबेट में जो है वो आना मकसूद है। अपनी लर्निंग, सबकी लर्निंग इसका मकसद है। और इस सिलसिले की जो सबसे पहली कड़ी है वो हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी, फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री है। एक बात जहन में रखिएगा, और वो बात ये है कि हिस्ट्री की डेफिनेशन को भी हम समझते हैं, हिस्टोरियोग्राफी को भी समझते हैं, फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री को भी समझते हैं, और ये प्रोसीजरल है। आप सबसे पहले हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग आम फहम ज़बान में हम समझेंगे, उसके बाद हिस्टोरियोग्राफी, और फिर फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री उसके बाद आ जाती है। फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री बहुत पर्टिकुलर है, यानी हिस्टोरियोग्राफी को समझे बगैर आप फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री की तरफ उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री से पहले हिस्टोरियोग्राफी को समझा जाए। तो हमारी इन वीडियोस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो हिस्टोरियोग्राफी को समझने के हवाले से, कि हिस्टोरियोग्राफी क्या है। चलते हैं जी। सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री क्या है, कि हिस्ट्री कहते किसे हैं। हिस्ट्री को जो डिफ़ाइन किया जाता है वो बेस करता है स्टडी ऑफ एन इवेंट के, जो पर्टिकुलर टाइम में, ख़ास टाइम में और एक ख़ास जगह के ऊपर वाक़ होता है। और इस डेफिनेशन के मुताबिक जो इसका बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस होता है वो या इसमें रिक्वायर्ड होता है जो हिस्टोरियन के लिए या स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए, वो हिस्टोरिकल इवेंट है। जबकि जो दो डायमेंशंस हैं जिसमें टाइम है और स्पेस, के ये किस वक्त में वाक़ हुआ और किस जगह पे वाक़ हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल वार ऑफ इंडिपेंडेंस 10 मई 1857 को होती है मीरठ में, तो इसमें जो टाइम स्पेस है वो 10 मई 1857 है। और वार ऑफ इंडिपेंडेंस मीरठ जहाँ पे जगह है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, वो इसकी जगह है। तो ये दो चीज़ें बहुत, टू डायमेंशन जो है वो टाइम और स्पेस बहुत अहम है, जो कि इसको यूनिक हिस्टोरिकल इवेंट बना देते हैं। राइटिंग ऑफ हिस्ट्री में जो पास्ट इवेंट्स की जो राइटिंग ऑफ हिस्ट्री है उसको स्टडी करना। अब आप, इससे पहले जो थी वो डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री थी कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को स्टडी करना। हिस्टोरिकल इवेंट में टाइम एंड स्पेस में हिस्टोरिकल इवेंट्स को स्टडी करना, वो हिस्ट्री कहलाती है। लेकिन हिस्टोरियोग्राफी क्या है? हिस्टोरियोग्राफी, उसकी आगे डिबेट में हम जाएंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़ाइन करना अहम है कि हिस्टोरियोग्राफी है क्या। हमने तारीख़ दानों ने जो वाक़यात लिख डाले हैं, उन वाक़यात और मुख्तलिफ हैं, ज़्यादा हैं, उनको स्टडी करना, उन वाक़यात को स्टडी करना, उनकी राइटिंग्स को स्टडी करना हिस्टोरियोग्राफी कहलाता है। यानी हिस्टोरिकल इवेंट्स की राइटिंग्स को स्टडी करना हिस्टोरियोग्राफी कहलाता है। ये जॉब है हिस्टोरियन की, स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री की, कि वो डिसाइड करे कि कौन सा इवेंट जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और क्या ये मेरिट करता है, डिज़र्व करता है कि इसको स्टडी किया जाए या रिसर्च किया जाए डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री के लिए। तो ये बुनियादी तौर पर डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि हिस्टोरिकल इवेंट को स्टडी करना स्पेस एंड टाइम के मुताबिक
हिस्ट्री कहलाता है। और बहुत सारे इवेंट्स की राइटिंग्स को, यानी बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स की राइटिंग को स्टडी करना, उनके वे को, उनके उन बहुत सारे इवेंट्स की डिटेल में जाकर स्टडी करना हिस्टोरियोग्राफी कहलाता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के। आगे बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हिस्ट्री साइंस है कि नहीं है। एक ग्रुप जो है वो इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट दलील देता है, और वो ये दलील ये है कि एक जो हिस्टोरियन है वो अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी इस्तेमाल करता है हिस्ट्री राइटिंग के लिए, और ये चीज़ उसे साइंस बना देती है। और हिस्ट्री, इसलिए हिस्ट्री इज़ कंसीडर्ड, जिसे कहते हैं कि सोशल साइंस, बहुत सारे लोगों ने उसे सोशल साइंस इस वजह से कहा है। जो सोशल साइंटिफिक हिस्टोरियन है उसमें साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करता है हिस्टोरिकल रिसर्च में, और उसमें हिस्टोरिकल, जब सोशल साइंसेस के अंदर से साइंटिफिक मेथड्स को यूटिलाइज किया जाता है, तो ये डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री में डेफिनेटली, इस डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री में जब वो ये हिस्टोरिकल साइंटिफिक मेथड्स को यूटिलाइज करता है, तो उसकी एप्लीकेशन लिमिटेड होती है, मतलब उस तरह नहीं होती जिस तरह नेचुरल साइंसेस में होती है। एक लिमिटेड आप वेज में उन चीज़ों को जो आप नेचुरल साइंसेस में अप्लाई कर रहे होते हैं, हिस्ट्री के डिसिप्लिन में भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है वो उसे हिस्ट्री को साइंस बना देती है, क्योंकि उसकी जो बुनियादी रीज़न है वो ये है कि चूँकि जो सोसाइटी है वो बाय लॉज गवर्न होती है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। और बाय लॉज जब आप उनको स्टडी करते हैं तो वो आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज़ आप उसके सर्टन वेज को, मूवमेंट्स को, आप उनकी यूटिलाइजेशन को, इम्प्लीकेशंस को स्टडी कर रहे होते हैं। तो जब आप लॉज को स्टडी करते हैं तो वो और बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ के हवाले से, डिफरेंट केस स्टडीज़ के हवाले से, हिस्टोरिकल इवेंट्स के हवाले से, तो वो प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। आप उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज सोसाइटी इज़ गवर्नड बाय लॉज उसको जो है वो लीड गवर्न कर रहे होते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ सोशल साइंटिस्ट का ये कहना है कि ऐसा नहीं है, हिस्ट्री जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, खुद सोसाइटी जो है वो लॉज के ज़रिए गवर्न नहीं होती, इसलिए हिस्ट्री भी सोशल साइंसेस का हिस्सा नहीं है। ये तो एक बोथ ऑफ द डिबेट्स मौजूद हैं। मैं बहुत अच्छी एग्जांपल जो मैं आपको अपनी डिग्री के हवाले से देता हूँ कि मेरी डिग्री जो है वो हिस्ट्री है। पूरे पाकिस्तान में हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज़ में शामिल है, आर्ट्स में शामिल है, लेकिन कायद आज़म यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने ये डिग्री हासिल की है वहाँ ये साइंस एज ए सोशल साइंस स्टडी की जाती है, या FC कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर भी ये सोशल साइंसेस में मौजूद है। यानी ये डिग्री मेरी MSc है। आपको हैरानगी होगी, यानी जो भी डिग्री वहाँ से लेता है कायद आज़म यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, वो MSc की डिग्री लेता है। और मैं एक और एक्नॉलेजमेंट भी करता चलूँ कि जो नोट्स भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी मेरी टीचर हैं डॉक्टर तनवीर अंजुम साहिबा, ये उनकी राइटिंग्स हैं, जो कि इस वक्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री कायद आज़म यूनिवर्सिटी की। तो ये जो डिग्री है MSc, ये बताती है कि जी सोशल एज ए सोशल साइंस जो मैंने पढ़ा, MPhil भी मैंने वहाँ से किया, तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। आगे चलते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इन हिस्ट्री, फिर आगे इसको जो है वो डिबेट बनाता है, बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव्स के, साइंस तो है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1970s में इसका ओरिजिन हुआ है, और इसको इंटरडिसिप्लिनरी भी और मल्टीडिसिप्लिनरी भी जो है वो पढ़ा जाने लगा, हिस्टोरिकल रिसर्च में यूटिलाइज होने लगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि साइंस सोशल साइंस में मौजूद है, लेकिन 1970s में
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हिस्ट्री को इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी वे में जो है वो पढ़ा जाने लगा, जिसने इसकी जो एज ए सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंसेज उसकी बेस को और मजबूत किया। अकॉर्डिंग टू जो इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के हवाले से तारीख़ के अंदर जो हिस्टोरियंस करते हैं वो ये करते हैं कि वो मेथडोलॉजीज़, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज़ और मॉडल्स जो हैं वो अदर डिसिप्लिन से जो है वो लेते हैं, ख़ास तौर पर जो सोशल साइंसेस के हैं, और उनको जो है वो हिस्टोरिकल रिसर्च में यूटिलाइज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर इकनॉमिक हिस्ट्री को का राइटअप करते हुए एक हिस्टोरियन जो है वो ले सकता है जो इकनॉमिक कॉन्सेप्ट हैं, और इकनॉमिक कॉन्सेप्ट जो है वो हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग में जो सोशल हिस्ट्री है उसमें अगर यूटिलाइज़ हो रहे हैं सोशो इकनॉमिक पर्सपेक्टिव में, तो वो मेथडोलॉजी, हिस्ट्री की मेथडोलॉजी और हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अहम है। और इसी तरीके से सोशल हिस्ट्री को जब हम डील करते हैं तो उसमें जो सोशोलॉजी है, सोशल साइंसेज में सोशोलॉजी या पॉलिटिकल हिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं तो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल साइंस की जो थ्योरीज़ हैं उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो उनको हम यूटिलाइज़ करते हैं। और ये जो इंटरडिसिप्लिनरी ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो हिस्ट्री के डिसिप्लिन को जो है वो न्यू पर्सपेक्टिव्स और न्यू अप्रोचेस और ओपननेस, यानी माशरे को समझने के लिए वो एक ओपननेस पैदा करते हैं जिससे माशरे को समझना आसान होता है। इसके बाद जी बात जो है वो हो रही है कि जो हिस्टोरियोग्राफी है वो हम आते हैं, हिस्टोरियोग्राफी क्या है। हिस्टोरियोग्राफी ये बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले हम हिस्ट्री की डिबेट में जो है वो थे, लेकिन हिस्टोरियोग्राफी को समझना थोड़ा टेक्निकल है और अहम भी है। हिस्टोरियोग्राफी जो है वो एसेंशियल और इंटीग्रेटेड पार्ट भी है हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, जो कि एक्सप्लोर करता है कि जो है किस किस्म की हिस्ट्री जो है वो लिखी गई है। हिस्टोरियोग्राफी इस चीज़ को देखती है, और पास्ट और प्रेजेंट के हिस्टोरियन, यानी अभी जो हिस्टोरियंस लिख रहे हैं, पास्ट में जिन हिस्टोरियंस ने, स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री ने जो हिस्ट्री लिखी है वो क्या है। ये जो हिस्टोरियोग्राफी वे स्टडी, यानी स्टडी है वे ऑफ हिस्ट्री को कि वो किस तरह लिखी गई है, यानी किस वे से हिस्ट्री लिखी गई है। यानी एक तो हिस्ट्री लिख दी गई, हिस्ट्री की डेफिनेशन में हमने समझा, लेकिन हिस्टोरियोग्राफी बताता है कि किस वे से हिस्ट्री जो है वो लिखी गई है, और इस चीज़ को हिस्टोरियोग्राफी हिस्टोरिकल राइटिंग में जो है वो हिस्टोरियोग्राफी की डेफिनेशन बनती है। और फिर आगे जो है वो हिस्टोरियोग्राफी में आप एक पर्टिकुलर इवेंट को जो कि पास्ट में हुआ है वो स्टडी नहीं करते, बल्कि उस इवेंट की जो चेंजिंग इंटरप्रिटेशंस है उनको इंडिविजुअल्स हिस्टोरियन के वर्क में जो है वो आप स्टडी करते हैं, यानी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस को, डिफरेंट थ्योरीज़ को। फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर काम रुक तो नहीं गया, यानी 1789 से लेकर अब तक, या वार ऑफ इंडिपेंडेंस से 1857 से लेकर अब तक उन पर काम रुका नहीं। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट थ्योरीज जो है वो पेश की जाती रही हैं एक हिस्टोरिकल इवेंट को लेकर। हिस्टोरियोग्राफी इन पैटर्न्स को, हिस्टोरिकल इवेंट को पर्टिकुलरली नहीं स्टडी करता, वो उनके पैटर्न्स को स्टडी करता है, उनकी इंटरप्रिटेशंस को स्टडीज करता है, उन हिस्टोरिकल इवेंट्स की थ्योरीज को स्टडी करता है। इसको हिस्टोरियोग्राफी। और हिस्टोरियोग्राफी या जो हिस्टोरियन है, यानी अच्छा, जो हिस्ट्री को स्टडी कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्टिंग बात है कि जो हिस्ट्री को स्टडी करता है उसको हम हिस्टोरियन कहेंगे, और जो
उन हिस्टोरिकल इवेंट्स के की अप्रोचेस, थ्योरीज को, मॉडल्स को स्टडी करता है, उसको हम हिस्टोरियोग्राफर कहते हैं, यानी हिस्टोरियोग्राफी को पढ़ने वाला हिस्टोरियोग्राफर कहलाएगा। सो ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो समझना बहुत अहम है। हाँ, जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने डिफरेंट एजेस में हिस्ट्रीज लिखी हैं। अब ये थोड़ी अप्रोचेस जो है वो मैं आपको हिस्टोरियोग्राफी को समझने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एग्जांपल्स के साथ मैं बताता हूँ कि जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में, डिफरेंट एजेस में जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे काम किया। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और मिडीवल यूरोप। अब इसमें जो है मुख्तलिफ एजेस हैं और डिफरेंट टाइम्स हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है। हिस्ट्री ऑफ कॉन्टिनेंट्स, हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका और यूरोप। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो हिस्ट्री ऑफ कॉन्टिनेंट्स का है। हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया और इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट, ये रीजन्स की हिस्ट्री है, यानी एक अलग कॉन्सेप्ट है। खिलाफत मूवमेंट 1919 में इंडिया में, या मुतज़िलाइट मूवमेंट जो है ये मूवमेंट्स हैं। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इजिप्ट और फ्रांस, ये कंट्रीज़ की हिस्ट्री है। कायद अज़म मोहम्मद अली जना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये पर्सनैलिटीज़ की हिस्ट्री है। फ्यूडलिज़म और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो जागीरदारा निज़ाम, ये इंस्टीट्यूशंस की हिस्ट्री है। एथनिसिटी और मुस्लिम आइडेंटिटी इन साउथ एशिया, ये थीम्स और इश्यूज़ की हिस्ट्री है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ये एक पर्टिकुलर इवेंट है, उसकी हिस्ट्री है। और यानी 62 जो मदीना में हुई, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के हवाले से, या फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है 1526 में, ये पर्टिकुलर इवेंट की हिस्ट्री है। तो इसमें डिफरेंट थीम्स आपको और अप्रोचेस इसमें आपको नज़र आ रही है। इनकी स्टडी करना, इनके डिफरेंट मूव्स को स्टडी करना, पर्सपेक्टिव्स को, इंटरप्रिटेशंस को स्टडी करना, ये हिस्टोरियोग्राफी की एक और एग्जांपल है। और ये पास्ट में स्टडी किया जाता रहा, यानी हमने कहा पिछली उसमें बात में कि जो पास्ट में काम हो चुका है और जो प्रेजेंट में हो रहा है, कंटेम्प्रेरी। अब मौजूदा जो है उसमें, मौजूदा टाइम्स में हाँ, जो है वो हिस्ट्री की स्टडी बहुत वसी हो चुकी हुई है। मॉडर्न डे में हिस्टोरियन जो है वो राइट अप कर रहे हैं डिफरेंट हिस्टोरिकल थिंग्स को, डिफरेंट फिनोमिनास को, जो कि इससे पहले कभी नहीं लिखे गए। फॉर एग्जांपल वो फोकस कर रहे हैं अनकन्वेंशनल थीम्स को और अनयूजुअल सब्जेक्ट्स को, जो कि तारीख का कभी वो हिस्सा नहीं समझे जाते थे, लेकिन अब उनको स्टडी किया जा रहा है। और जूलियट गार्डिनर इस हवाले से कहता है, एक हिस्टोरियन है, बड़े अच्छे वर्ड्स में उसने प्रोया है इस बात को कि इस वक्त जो है वो माजी को रीमैप्ड किया जा रहा है, रीशेप किया जा रहा है इन स्टडीज़ की वजह से। जो मौजूदा क्वेश्चंस हैं उनको रीफॉर्मुलेट किया जा रहा है, उनको दोबारा पूछा जा रहा है एक और वे से, एक और तरीके से। जो फैक्ट्स जिनका पता है उनको दोबारा इंटेरोगेट किया जा रहा है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी 1857 की, दोबारा, यानी काम रुक नहीं गया। हर दफ़ा जो भी नई स्टडी करेगा वो री इंटेरोगेट करेगा, दोबारा उस पर क्वेश्चंस करेगा। जो गैर अहम समझा जाता था किसी ज़माने में, अब वो सेंट्रल बन चुका है, उसकी सेंट्रलिटी और जो सिग्निफिकेंस है उसकी, उसको जो है मैंने लास्ट भी आपको बताया कि ये हिस्टोरियन का काम है कि कौन से इवेंट को जो है उस सिग्निफिकेंस बनाना है। यानी ओवरऑल तारीख जो कि किसी ज़माने में फिलिंग द गैप्स थी कि कौन सा वाक़या 1857 में क्या हुआ है, 1789 में क्या हुआ है, 1790 में क्या होगा, और क्रोनोलॉजिकल वे में जो स्टडी किया जाता था
फिलिंग इन गैप के हवाले से, लेकिन अब तारीख को उससे ज़्यादा फिलिंग इन द गैप से हटकर जो है वो देखा जा रहा है। जो हिस्टोरियन है वो यानी एक स्फेयर से हटकर जो है वो एक पर्सपेक्टिव से हटकर ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स की तरफ जा रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल भी है, मिलिट्री भी है, सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, रिलीजियस भी है, कल्चरल भी है, साइंटिफिक भी है। साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर, डिजीज़ के ऊपर काम हो रहा है, म्यूज़िक के ऊपर काम हो रहा है, कल्चर के ऊपर, डाइट, फूड हिस्ट्री के ऊपर काम हो रहा है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, आर्ट इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के ऊपर काम हो रहा है, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ के ऊपर काम हो रहा है, आर्ट हिस्ट्री के ऊपर काम हो रहा है। तो आप यानी एक रेवोल्यूशनाइज हिस्टोरियोग्राफी या फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री जो है वो हो चुकी हुई है। दूसरी अप्रोचेस डिफरेंट जो है वो हिस्टोरियन राइटअप में जो है वो सामने आ चुकी हुई है, जिसमें लीड पर्सपेक्टिव, सबाल्टर्न स्टडीज़, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट या नेशनलिस्ट अप्रोचेस जो है, और इन सबको हम आगे जो है हम अपना जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो इनको हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। अभी यानी तारुफ के लिए ये अप्रोचेस की डिस्कशन है। हम बार बार नाम ले रहे हैं फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री का, और मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा कि फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री जो है वो एक मज़ीद नैरो डाउन है, यानी तारीख़ को समझने के हवाले से फ़लसफ़े की तरफ निकल जाती है। फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री एक जिसे कहते हैं कि बहुत दकीक है, यानी उसको हिस्ट्री है और फ़लसफ़ा है, फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री। तो ये इसकी हम डेफिनेशन की तरफ मज़ीद हम जाएंगे, लेकिन ये बात अहम है कि फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री को समझना आसान नहीं है अगर आप हिस्टोरियोग्राफी को नहीं समझ रहे। तो हमारा जो इन डिबेट्स में, इन वीडियोस में जो सबसे ज़्यादा पर्सपेक्टिव होगा वो हिस्टोरियोग्राफी को समझना होगा फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री से पहले। हिस्टोरियोग्राफी अगर आपको समझ आ गई, फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री को समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री के यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव्स हैं, दो ब्रांचेज़ हैं डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री में, उन पर हम बात करते चलते हैं। पहली जो है वो स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री है, यानी स्पेकुलेट करना, विच अटेम्प्ट्स फ़िलोसोफाइजिंग द ह्यूमन पास्ट, जबकि ये स्पेकुलेट्स करती है, रिफ्लेक्ट करती है जनरल पैटर्न ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को, यानी जिसे आप कहते हैं कयास आराई करना। यानी उसके देखें, जब आप स्पेकुलेट करते हैं तो आपके पास कोई बेसिक बुनियाद नहीं होती है, यानी आप स्पेकुलेशन पर कर रहे होते हैं। मिसाल दे देता हूँ मैं, यहाँ पर जो डॉक्टर तनवीर ने मिसाल दी है ह्यूमन हिस्ट्री के हवाले से, जो इन पैटर्न पर हिस्ट्री लिखी गई है वो सेंट अगस्टाइन की हिस्ट्री, जो कि उन्होंने फेट यानी तकदीर, मुकद्दर के हवाले से लिखी है। इब्न खल्दून की राइज़ एंड फॉल, मतलब मुकदमा में बहुत अच्छा जो है वो मुआशरे को डिस्कस किया गया है राइज़ एंड फॉल के हवाले से, और वो भी एक स्पेकुलेटिव पर्सपेक्टिव है। हेगल का, मार्क्स का जो सोशियोलॉजी में और मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है वो इस वक्त तक बहुत ज़्यादा इन है, ना कि अब बल्कि फ्यूचर में भी, यानी सबसे ज़्यादा वन ऑफ द popular philosophies in present, not only in the present world but in past as well as in future। ये भी एक स्पेकुलेशन है जो कि हम कह रहे हैं कि फ्यूचर में भी होगी। ये स्पेकुलेशन जो है वो, इसमें आप क्यास करते हैं, क्यास आराई करते हैं। जो दूसरी किस्म है वो है क्रिटिकल एंड एनालिटिकल फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, जो कि बताती है कि स्पेसिफिक नेचर ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज क्या है, और उसको वो क्रिटिकली हिस्टोरियन जो एग्जामिन करता है हिस्टोरिकल मेथड्स के को अप्लाई करके अपनी राइटिंग में, जबकि क्रिटिकल एग्जामिन करते हुए कॉन्सेप्ट्स को और मेथड्स को जब हिस्टोरियन यूज़ करता है तो वो एक उनके टिपिकल मूड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है, यानी साइंटिफिक मेथड या हिस्टोरिकल मेथड को यूटिलाइज करते हुए हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए जी, हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक जो स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री होता है वो डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो रेज करता है।
कि कहाँ और कब हिस्टोरिकल थॉट जो है वो पहली दफ़ा डेवलप हुई, पहली दफ़ा हिस्ट्री जो है वो कहाँ पे लिखना, हिस्ट्री राइटिंग जो है वो स्टार्ट हुआ, और पहली दफ़ा जो है वो हिस्टोरिकल थॉट जो है डिफरेंट एजेस में पहली दफ़ा कहाँ स्टार्ट हुई और डिफरेंट टाइम पीरियड्स में ये कैसे डेवलप हुई। किस तरीके से डिफरेंट जो है वो स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी जो है वो अमर्ज हुए, इनकी हम आगे डिटेल में जो जो हमारी हिस्टोरियोग्राफी की आगे स्टडी भी है, जो डिफरेंट हमारे लेक्चर्स भी आएंगे उसमें हम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी को स्टडी करेंगे डिटेल में। अब तक किस किस्म की जो हिस्ट्री है हिस्टोरियन ने लिख छोड़ी है। तो अब ये हिस्टोरियोग्राफी के यानी ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, और हिस्टोरियोग्राफी एज ए सब डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री इन तमाम क्वेश्चन को एड्रेस करता है। ये तो बात थी हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी के हवाले से, एक कोशिश की गई कि इसको समझा जाए। अब जो है वो हम आगे चलते हैं, और वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, कि हिस्टोरियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हिस्ट्री जो है वो डिफरेंट रीज़न के लिए लिखी जाती है। ज़ाहिर बात है, हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फजूल में तो कोई एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हिस्टोरियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या है, डिफरेंट रीजंस हैं उसमें, और यानी उसमें हिस्टोरियंस जो है डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं हिस्टोरियंस के, वो हिस्टोरिकल रिसर्च अंडरटेक करते हैं, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, और इन पर्सपेक्टिव्स को हम जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है हिस्ट्री को हिस्टोरियोग्राफी को स्टडी करने का, वो कमेमोरेटिव पर्पस है। हिस्ट्री जो है वो जनरली जो लिखी गई है शुरू में, ये जो इसकी स्टार्ट भी हुई, वो कमेमोरेट करने के लिए थी, मेमोराइज करने के लिए, प्रिजर्व जो हिस्ट्री की जो मेमोरी है, याददाश्त है, उसको पास्ट के जो इवेंट्स हैं मेमोरी में, उनको प्रिजर्व करने के लिए जो इसका पहला पर्पस था वो किया जाता रहा। बादशाहों के किस्से और यादगारी, यानी जिसे आप कहते हैं कि यादगारी के लिए, कि एक शख्स को, एक इंस्टीट्यूशन को जो है वो, ख़ास तौर पर किंग्स को, जो एलीट हिस्ट्री ख़ास तौर पर, वो इस पर्सपेक्टिव में शुरू में जो है वो कमेमोरेटिव पर्पस में लिखी गई, याददाश्त के लिए लिखी जाती रही। हीरोज़ की, अपने आबा व अजदाद की, लीडर्स की, बादशाहों की, ये इस किस्म की हिस्ट्री जो है वो एक प्राइड और आइडेंटिटी के लिए लिखी जाती रही। ख़ास तौर पर जो है मिसाल के तौर पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जब ये रिकॉर्ड की जाती थी, तो ये इन इंस्क्रिप्शंस में लिख दी जाती थी। उसका यही पर्पस होता था। फ़ारोज़ की जो हिस्ट्री है और जो किंग्स ऑफ इजिप्ट हैं उनकी हिस्ट्री है, तो उनका ये वे या ये स्टाइल यूटिलाइज़ करते थे। जो सेकंड है वो है मॉरलिस्टिक मोटिव। हिस्ट्री को जो है वो एक मोटिव के यानी मॉरलिस्टिक इखलाकियात के हवाले से भी देखा जाता रहा, और इसमें जो है वो ताकि जो तारीख़ के जो लेसन्स हैं ख़ास तौर पर, कि फ्यूचर जो जनरेशन है अपने आबा व अजदाद की जो गलती हैं उनसे सबक सीखे और रिपीट ना करे उन गलतियों को। इसलिए इसको इखलाकी, और जो हिब्रियो जिविश जो जुडाइज़म में हिस्टोरियोग्राफी है उसका 4th सेंचुरी में, तो ये इसी पर्सपेक्टिव, इसी पर्पस में जो है वो लिखी जाती थी। जो तीसरी है वो प्रोपोगेशन ऑफ व्यूज़ है, कि आप अपने व्यूज़ को प्रोपोगेट करते हैं, प्रोपोगेशन करते हैं, उनको फैलाते हैं। अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि प्रोपोगेशन ऑफ व्यूज़ जो है वो इट्सल्फ इतनी बुरी बात नहीं है जितना कि बुरी बात प्रोपेगेंडा है, क्योंकि प्रोपेगेंडा में, और आगे हम उसको एक और भी, ये उसका ऑब्जेक्टिव है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, फ़र्क है प्रोपोगेशन ऑफ व्यूज़ में और प्रोपेगेंडा में। क्योंकि प्रोपेगेंडा नेगेटिव सेंस में चला जाता है, और प्रोपोगेशन ऑफ व्यूज़ जो है वो एक, अब हम करते हैं प्रोपोगेशन ए काइंड ऑफ, अब देखिए मैं अपने व्यूज़ यहाँ पर आपसे बयान कर रहा हूँ, तो मैं
प्रोपोगेट कर रहा हूँ, मैंने कहा जी कम्युनिटी सर्विस के लिए तारीख की जो प्रोपोगेशन है वो करनी है। तो ये कोई इटसेल्फ बुरी बात नहीं है। अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं। हाँ, और तारीख़ में ये जो है वो किया जाता रहा है। ये व्यूज़ जो हैं वो यानी प्रोपोगेशन ऑफ व्यूज़ किए जाते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ख़ास तौर पर रिलीजियस, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल आइडियाज़ जो है इन सब को ज़्यादा किया जाता रहा। मिसाल के तौर पर एक बहुत अच्छी एग्जांपल है साउथ एशियन हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशन में। हिंदू जो नेशनलिस्ट हैं पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान बनने के बाद या इवन पार्टीशन से भी पहले, जो हिंदू नेशनलिस्ट होते थे वो अपनी हिस्ट्री अपने मज़हब के पर्सपेक्टिव में लिखते थे। पाकिस्तान पे जब इंडिया और पाकिस्तान बन गए तो उन्होंने फिर इंडियन पर्सपेक्टिव में उसको लिखना शुरू किया। मुस्लिम जो नेशनलिस्ट थे या मुस्लिम नेशनलिज्म, सर सैयद, इकबाल, यानी ख़ास तौर पर इस मूवमेंट को लेकर जब पाकिस्तान मूवमेंट को लेकर चले तो जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने मुस्लिम नेशनलिज्म की हिस्ट्री जो है वो उस पर्सपेक्टिव में लिखी। और पाकिस्तान बनने के बाद फिर उसको एक नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव दे दिया गया और किताबें इदारे बनाए गए, किताबें छापी गई और स्टेट ने उसकी और ये हर स्टेट करती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की ऑलमोस्ट हो जाती है कि आप नेशनलिस्ट हिस्ट्री को पैट्रियोटिज़म के पर्सपेक्टिव में स्प्रेड करें। जिस तरह हम हिंदू नेशनलिज्म या मुस्लिम नेशनलिज्म, अमेरिकन नेशनलिज्म, मार्क्सिस्ट नेशनलिज्म, ये बहुत सारी डिबेट्स हैं। लेकिन हिंदू और मुस्लिम नेशनलिज्म यहाँ पर हमारे डेली टू डेली हम तो कौमें तैयार कर यानी ऐसी 72-73 सालों तक हम इसी ज़्यादा हमारा फोकस इसी हिस्ट्री पर रहा है पाकिस्तान के केस में। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि जो कि पोस्ट मॉडर्निस्ट हिस्टोरियंस ने कहा और इस चैलेंज किया कि हिस्ट्री के अंदर ऑब्जेक्टिविटी यानी हिस्ट्री जो है कंप्लीट रैशनैलिटी के साथ लिखी जा सकती है। उन्होंने इसको चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकता कि आप कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी के साथ हिस्ट्री लिख सकें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। यानी एक साइड पे जो रिसर्च मेथडोलॉजी है वो ये कहती है कि आप हिस्टोरिकल इवेंट्स को, सोशल लॉज को, सोशल साइंसेस को मैक्सिमम रैशनैलिटी से पढ़ेंगे। मैक्सिमम रैशनैलिटी का मकसद ये है कि उसमें आप ऑब्जेक्टिव रहेंगे, अनबायस्ड रहेंगे, बायस्ड नहीं होंगे। यानी आपकी किसी चीज़ के साथ रिलेशन है तो आप उस चीज़ को वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। पोस्ट मॉडर्निस्ट ने इस पर्सपेक्टिव को चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता कि आप ऑब्जेक्टिव रहें। 2+2=4 जो है वो ह्यूमन नेचर के साथ नहीं है। ह्यूमन नेचर को फेथ चाहिए जो कि जिसकी रैशनैलिटी को नहीं बनती है। यानी रैशनली आपने खुदा को बिलीव करना है और वो बिलीव आपका फेथ से रिलेटेड है, जिसमें कोई अकल की कोई बात नहीं है। आपने खुदा को नहीं देखा, यू हैव टू बिलीव। जन्नत जहन्नम आपने नहीं देखी है, यू हैव टू बिलीव। रिश्ते आपने नहीं देखे आँखों से, आपको बिलीव करना है। लिटरेचर है, म्यूज़िक है, आप और बहुत सारी मिथिकल रिलीजन से जुड़ी चीज़ें हैं। तो इनका आप पोइट्री पढ़ते हैं, आप रोमांटिसिज्म रोमांस करते हैं, आप इन सब चीज़ों को उनकी रैशनैलिटी नहीं की जा सकती। तो इंसान पैदा ही बायस्ड हुआ है। तो अगर वो बायस्ड हिस्ट्री लिखता है या बायस्ड, तो यानी हो नहीं सकता कि वो बायस्ड हिस्ट्री ना लिखे। तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव किया गया। लेकिन जो एक एग्रीड फिनोमेना जो एक मिडवे अपनाया गया वो ये अभी अपनाया जाता है। कोशिश की जाती है कि सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी के यानी पोस्ट मॉडर्निस्ट लोग कहते हैं कि इंसान है ही सब्जेक्टिव है, इंसान है ही बायस्ड। लेकिन जो एक मिडवे बताया गया वो ये कि कोशिश करें हिस्टोरियंस के समवेयर बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। अगला जो है वो पर्सपेक्टिव है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा के हवाले से जो चीज़ है वो बहुत नेगेटिव है कि आप अपने हिस्ट्री में जो पर्सपेक्टिव हैं उनको डिस्टॉर्ट करते हैं, गलत एग्जिजरेट करते हैं और
फिर उसको ज़बरदस्ती लोगों में फैलाते हैं। किंग्स रूलर्स ये काम करते रहे और सबसे ज़्यादा जो अहम इम्पोर्टेंट जो है वो एग्ज़ाम्पल जो है वो हिटलर की है कि हिटलर ने नाज़ी जर्मनी में जो फोर्स के साथ लोगों को मार के अपने आप को अपनी हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करके और बाकी हिस्ट्री को बाकियों की हिस्ट्री जो उसके जो अगेंस्ट है उनकी हिस्ट्री को डिफेम करके अपनी हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करके और ज़बरदस्ती ताकत का इस्तेमाल करके जो डिस्टॉर्टिंग व्यूज़ हैं वो लोगों तक फैलाए जाएं, लोगों को बिलीव करवाया जाए। तो ये प्रोपोगेशन है जो कि एक हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी की जाती है। हाँ, अगली जो किस्म है वो एक्सप्लेनेटरी पर्पज़ है और ये सबसे अहम है, यानी इसके अंदर आप नॉलेज जो है वो हासिल करते हो। हिस्ट्री जो है वो रिटर्न जो है वो एकेडमिक और स्कॉलरली पर्पस के लिए भी लिखी जाती है, यानी ज़ाहिर बात है जो ज़्यादा ट्रेंड है। और मैरी फुलब्रुक के मुताबिक जो कि वो कहता है कि जो हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन और रिप्रेजेंटेशन का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो सेंस देता है किसकी, माजी की, पास्ट की सेंस देता है। और ये सेंस जो है, सेंस का मतलब इम्पोजिंग कैटेगरीज, लुकिंग फॉर पैटर्न्स के किस पैटर्न में जो है वो चलता रहा है, ये सर्चिंग ऑफ कनेक्शंस के हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई हिस्टोरिकल इवेंट कोई पढ़ा है तो उसके में मेरे लिए क्या फ़ायदा है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ उसे, वो कनेक्शंस क्या है। ज़ाहिर बात है अगर हम एक हिस्टोरिकल इवेंट को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें ह्यूमन पर्सपेक्टिव बहुत अहम है और वो ह्यूमन पर्सपेक्टिव जो है कनेक्ट करते हैं। उस वक्त भी इंसान थे, आज भी इंसान है, तो वो कनेक्शन जो है उसको देखा जाता है। सीकिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस, बहुत सारे सवालों का जवाब पहले भी हम बात कर चुके हैं। और मीनिंग क्या है, पास्ट को अंडरस्टैंड करने का मीनिंग क्या है, वही बात। और प्रोफेशनल जो हिस्टोरियन है ट्राई टू एक्सप्लेन करते हैं कि पर्टिकुलर हिस्टोरिकल फिनोमेना है वो क्या है। जबकि जो कम्प्लेक्स हिस्टोरिकल इवेंट है या डेवलपमेंट है वो उनको इस तरीके से हिस्टोरियन एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं कि वो समझ आ जाए या उनसे लर्न किया जा सके। इस वक्त जो रिसर्च चल रही है हिस्ट्री के अंदर वो ये एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए चल रही है कि हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए, थ्योरी, मॉडल, इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, पैराडाइम्स, सो फॉर एंड सो ऑन, तो ये सब एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए। और इन सब लॉज, इन सब को डिस्कस करते हुए हमें जो है वो हम कोशिश करते हैं लर्न करने की, कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जी सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी कि सब्जेक्ट मैटर क्या है और हिस्टोरियोग्राफी किन किन चीज़ों को कवर करती है। उम्मीद है आप जो है वो इन्जॉय कर रहे होंगे। ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, इनको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग को खोल के बैठना होता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री जो है वो रिनाउंड फिलोसोफर कहता है, एरिक फ्रॉम 1980 में कहता है, वो ये कहता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिएशन और अचीवमेंट जो है वो जो हमारी इंसानी हिस्ट्री में, इंसानी ज़िंदगियों में वो कंटिन्यूस ह्यूमन एफर्ट है जो मुसलसल हमारी, यानी जिसे कहते हैं जोहद मुसलसल है। और इस सब के जोहद मुसलसल के रिकॉर्ड को हिस्ट्री कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में ह्यूमन बीइंग्स जो हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर है। गॉर्डन लेफ एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, वो कहता है कि हिस्ट्री जो है वो ह्यूमन पास्ट को स्टडी करने का नाम है, जो कि ख़ास तौर पर स्टडी करती है ह्यूमन बीइंग्स को, इंसानों को एज ए सोशल बीइंग्स।
रैदर देन कि आप उनको एज ए एक हैवान समझ कर के चलता फिरता एक जानवर है, तो इंसान एज ए जानवर के यानी बायोलॉजिकल स्टडी नहीं करती हिस्ट्री। ये बायोलॉजिस्ट का काम है कि इंसान की जो बायोलॉजिकल स्टडी है वो करे, नहीं। हिस्टोरियन का काम है कि जो मुआशरे के अंदर उसके काम हैं, जो एफर्ट्स हैं, ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर है, यानी सोशल डायमेंशन है। हिस्ट्री जो है वो आइडियाज़ को, ह्यूमन आइडियाज़ को स्टडी करती है, ह्यूमन एक्शंस को स्टडी करती है, उसकी एक्टिविटीज़ को स्टडी करती है, उनके ह्यूमन इंटरेक्शंस के रिज़ल्ट को स्टडी करती है। और ये उसी वक्त ही पॉसिबल हो सकता है, यानी जब आप स्टडी कर रहे हैं, जब इंसान इकट्ठे रहते हैं। अब एक इंसान को आप क्या स्टडी करेंगे, उसके इंटरेक्शन को क्या स्टडी करेंगे, तो जहाँ पर ये दो से ज़्यादा अफराद मुआशरा बनाते हैं। एक और जो और पर्सपेक्टिव है वो ह्यूमन बीइंग को स्टडी करने के हवाले से, वो है चेंज। जी, पाकिस्तान के अंदर चेंज, तब्दीली बहुत इम्पोर्टेंट है इमरान खान साहब के हवाले से, लेकिन हम हिस्ट्री के चेंज के हवाले से कह रहे हैं कि हिस्ट्री जो है ह्यूमन यानी सोशल साइंसेज में जो चेंज है उसको स्टडी करने का, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो चेंज है उसको स्टडी करने का नाम है। अब मैं मिसाल के तौर पर मैं आपको एक असाइनमेंट की एग्जांपल देते हैं कि हमें टीचर असाइनमेंट्स देते हैं। अब असाइनमेंट को हम एज इट इज़ वही लिखें, उसी तरीके से लिखें, तो वो टीचर के लिए क्या फ़ायदा। हमने हिस्टोरिकल इवेंट्स को जो समझना है, या हमने जो कोई असाइनमेंट देनी है, उसके अंदर जो नया जो नतीजा है, जो नया कंक्लूजन है, वो लेके आना है। तो चेंज ह्यूमन एवरी सेकंड इज़ गोइंग टू बी चेंज। जो हज़रत अली फरमाते हैं कि अपनी जो नस्ल है आगे, उसके और अपनी चीज़ें सख्ती के साथ मुसलत मत करो, क्योंकि वो एक अलग ज़माने की पैदावार है, हम अलग ज़माने की पैदावार हैं। तो जो चेंज है वो मुसलसल है, कंटिन्यूस है, जिस तरह हम पीछे देख चुके हैं। और इसमें जो मुआशरे के अंदर जो चेंज है वो यहाँ पर डॉक्टर साहिबा ने एक मिसाल दी है कि वॉल्केनिक इरप्शन होती है, उस चेंज को हम स्टडी नहीं करेंगे, वो हमारा मकसद नहीं है, वो जियोलॉजिस्ट का मकसद है। अर्थक्वेक आता है, वो जियोलॉजिस्ट की केस स्टडी है। हमारी केस स्टडी उस वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक से जो नुकसानात हुए हैं, वॉल्केनिक इरप्शन, लावा जहाँ पे फट पड़ा है, पहाड़ जो है वो वैसे अगर लावा बखेरता रहा है और ह्यूमन आबादी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो हमारा वो केस स्टडी नहीं है। अर्थक्वेक आया है, उसने समंदर के अंदर भूचाल पैदा कर दिया, लेकिन कोई इंसानी आबादी जो है वो अफेक्ट नहीं हुई। हिस्ट्री वाला नहीं पढ़ेगा, हिस्ट्री हिस्टोरियन नहीं पढ़ेगा। लेकिन जहाँ पर अर्थक्वेक ने ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट किया, तो वो नटशेल हम उसकी तरफ जाएंगे और उसकी वो सिग्निफिकेंस और स्कोप को बढ़ा देगा। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट यानी चेंज इन सोसाइटी, इस पर्सपेक्टिव में हम स्टडी कर रहे हैं। और फिर अगर हम चेंज और कंटिन्यूटी को मिलाएंगे, चेंज भी आ रही है और कंटिन्यूअस है, तब्दीली भी आ रही है और उसका तसलसल भी है, तो ये हिस्टोरियन जो है इन पैराडाइम्स को, इन मूव्स को मुआशरे के अंदर जो कि ह्यूमन एक्शंस की वजह से हो रहे होते हैं, उनको स्टडी करता है। अब आते हैं कि जी ओरिजिन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी क्या है। मुश्किल है इसके बारे में बताना कि ओरिजिन एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट होता है हिस्टोरियोग्राफी का, लेकिन कोशिश की जाती रही कि इसको स्टडी किया जाए कि राइटिंग ऑफ हिस्ट्री जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। कोशिश करते हैं कि हम इसको बड़ी जल्दी ख़त्म कर दें। ओरिजिन को स्टडी करते हुए जो एक बात सबसे इम्पोर्टेंट जो सामने आती है वो है कि ओरिजिन को स्टडी करते हुए हमें आर्कियोलॉजी की तरफ जाना पड़ता है कि आर्कियोलॉजी हमें इस हवाले से क्या बताती है। हालांकि इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री अभी भी कोई आंसर नहीं है,
बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल टेक्सचुअल जो एविडेंस हैं वो एंशिएंट टाइम्स में देखे गए हैं, और ये टेक्स्ट जो है ज़्यादातर स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं, यानी पत्थरों के ऊपर जो डिफरेंट सिंबल्स बनाए गए हैं, इंस्क्राइब किए गए हुए हैं, ये उस हवाले से, यानी वहाँ से ओरिजिन स्टार्ट होता है। मिसाल के तौर पर जो एंशिएंट इजिप्ट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो हैं, इन्होंने इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो पास्ट इवेंट के रिकॉर्ड्स हैं, और जैसा कि पहले बताया गया है कि फॉर एग्जांपल जो इंस्क्रिप्शंस पैलर्मो स्टोन है जो कि एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन में पाया गया है, ये निशानात की सूरत में मिले हैं। यानी इस स्टोन के ऊपर जो हिस्ट्री या इंस्क्रिप्शन, हम उसे हिस्ट्री कहें, यानी ख़ासतौर पर हम इसे इंस्क्रिप्शंस कहेंगे, कि इसके ऊपर जो क्रोनोलॉजी लिखी गई है वो स्टोन के ऊपर वो सिंबल्स की सूरत में है, तस्वीरी सूरत में है। इसे हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट यानी कहते हैं आर्कियोलॉजी की ज़बान में, जो कि अभी अब पढ़े जा सकते हैं। और ये पैलर्मो स्टोन जो है वो 2350 BC यानी साल पुराने हैं, और इसमें जो है वो एनल्स ऑफ या रिकॉर्ड जो है जो पुराने रिकॉर्ड हैं वो एंशिएंट किंग्स ऑफ इजिप्ट के हैं, और 5 डायनेस्टीज़ हैं एंशिएंट इजिप्शियन किंग्स की इस स्टोन के ऊपर। इंटरेस्टिंग। फेमस रोजेटा स्टोन जो है वो एक और एग्जांपल है जो कि 1799 को डिस्कवर किया गया। बायलिंगुअल है, इसके ऊपर जो टेक्स्ट है यानी 2 लैंग्वेज पर टेक्स्ट लिखा गया है, और 3 काइंड्स ऑफ राइटिंग है, जो कि प्रीस्ट को, जो टेंपल प्रीस्ट हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं कि जी इकोनॉमिक रेगुलेशन के हवाले से कि जो स्टेट है, स्टेट ने उनको जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है। हमेशा ये टैक्स से एग्जेम्प्टेड होते हैं। खैर, अच्छा, ये जो दोनों स्टोन्स का ना, मैं बहुत इनको पढ़ते हुए अचानक आए तो मैं चला गया इन स्टोन्स को। मैंने, ये इजिप्ट में मौजूद नहीं है, आप हैरान हो रहे होंगे कि इजिप्ट में होंगे, इजिप्ट में मौजूद है ये, इजिप्ट में मौजूद नहीं है ये। मैं जब ब्रिटिश लाइब्रेरी में रिसर्च करते हुए पिछली दफ़ा, पिछली गर्मियों, क्योंकि पिछली दफ़ा तो कोरोना था, पिछली गर्मियों में मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में काम करते हुए कुछ ब्लॉक दूर ब्रिटिश म्यूज़ियम चला गया, और ब्रिटिश म्यूज़ियम में ये इंस्क्रिप्शन ये मौजूद थे, और बहुत अच्छा वेल मेंटेन उन्होंने किया हुआ है। ज़ाहिर बात है, टिकट लगाई हुई है, ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं। इन स्टोन्स को ले गए हैं वो, जब उन्होंने मिस्र पर कब्ज़ा किया था ब्रिटिश ने, तो वो इसको उखाड़ के वहाँ पर, तो ब्रिटिश म्यूज़ियम में ये मौजूद है। एनी हो, तो इनको मैंने देखा वहाँ पर, वेल मेंटेन्ड है। और फिर वो ये कहता है कि कुछ और क्वेश्चन जो है वो पैदा होते हैं, और ये क्वेश्चन पैदा इसलिए मैं मोहतात था कि इसको हिस्ट्री कहूँ कि या इंस्क्रिप्शंस कहूँ, कि क्या ये हिस्ट्री कहे जा सकते हैं इन रिकॉर्ड्स को, ये जो ऊपर जो जिनको हमने इन पत्थरों को, जो इनके ऊपर निशानात थे, जो मेमोरी जो है वो इंस्क्राइब की हुई थी, क्या इनको हम हिस्ट्री कह सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या इनको जो रिकॉर्ड, इनके ऊपर जो लिखी गई है हिस्ट्री राइटिंग, हम इनको कह सकते हैं जो रिकॉर्ड ये किया गया सारा कुछ। और इनके ऑथर्स ने और कंपाइलर्स ने जिन्होंने ये किया है, क्या इनको हिस्टोरियंस कह सकते हैं? बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो क्वेश्चन ये है कि क्योंकि इन ये जो रिकॉर्ड्स हैं इनमें जो ज़्यादातर वो सेमी मिथिकल हैं, यानी आधे वो मिथ पर, ख्यालों पर बुनियाद
करते हैं, और आधे हिस्टोरिकल हैं, सेमी हिस्टोरिकल है। तो सब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो इनको कंपाइल करने वाले थे उनको मिथ और हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर मिथ तो सच्चाई है, सच्चाई की तरफ लेके जाती है, तो क्या मिथ और रियलिटी को डिफ्रेंशिएट कर सकते थे? तो अगर कर सकते थे तो हिस्ट्री के टेक्स्ट हैं, जो कि डेफिनेटली नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने मिक्स किया हुआ है। और अगर नहीं कर सके तो डेफिनेटली ये रिकॉर्ड्स ही हैं। ऑथेंटिसिटी और हिस्टोरिकल डाटा, ये सिस्टमेटिक हिस्टोरिकल रिसर्च में जो है इन्वॉल्व होते हैं, हिस्ट्री की रिकॉर्डिंग, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग और हिस्टोरिकल टेक्स्ट को अगर आप कंपाइल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर किंग लिस्ट है एक, जो कि हमें मिथिकल किंग्स ऑफ सुमेर्स के बारे में बताती है कि जिन्होंने 10,000 ईयर्स उनमें से हर एक ने रूल किया था, जो कि इम्पॉसिबल है। और इस फैब्रिकेशन का मकसद वो यहाँ पे बता रही हैं कि समझ आता है कि एक किंग के अंदर सबको यूनाइट करना है, यानी ये चीज़ें बताकर एक किंग के अंदर सबको यूनाइट करना है। तो एक फैब्रिकेशन है, क्लियरली फैब्रिकेशन है कि अगर आप हिस्टोरिकल मेथड्स को यूज़ करें, हिस्ट्री की रिसर्च को, कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करें, तो क्लियरली फैब्रिकेशन नज़र आ रही है। पता चल जाता है, सच पता चल जाता है कि एक किंग के अंदर उनको यूनाइट करने के लिए ये किया जाता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर जो है वो लोग जो मिथ और रियलिटी को डिफ्रेंशिएट करना शुरू हो गया, और इसी को ही कहते हैं कि ये बाद में हिस्टोरियोग्राफी की बुनियाद बनी, कि जब आप रियलिटी को फाइंड करें। अब ऐसे तो नहीं हमने बैठ के मिथिकल, तो वो हिस्ट्री नहीं होगी, वो मिथ ही होगी। अच्छा जी, ये तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। अब आते हैं इसी तरह की एग्जांपल जो एंशिएंट पर्शिया में। तो ये एग्जांपल देते हैं कि एम्परर डेरियस जो कि 522 और 586 बीसी में थे, उन्होंने इंस्क्राइब करवाए थे फेमस बेहतून रॉक, तीन डिफरेंट लैंग्वेजेस में उस रॉक के ऊपर, यानी रिकॉर्ड लिखवाया। बेबलोनियन लैंग्वेज में, एलामाइट लैंग्वेज जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज थी अकेमेनिड एम्पायर की, और ओल्ड पर्शियन में क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट किया। फेमस एपिक्स, ये नहीं एक और एग्जांपल है कि फेमस एपिक्स ऑफ रामायण और महाभारत, जो कि गुप्ता पीरियड 320 और 480 एडी में सेमी मिथोलॉजिकल और सेमी हिस्टोरिकल नेचर इन सब की। तो ये और एग्जांपल्स दिए हैं कि ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं या मिथिकल हिस्ट्री है कि नहीं है। इसके बाद जो है वो ये कहता है कि एंशिएंट इंडिया में जो जीनियोलॉजीज लिखी गई किंग्स की, प्रीस्ट की, पंडित्स की, वो कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखी गई। अशोका ने जो है वो ग्रेट अशोका 232 बीसी में जब बुद्धिज़्म से जो है वो 262 बीसी में अडॉप्ट करता है, तो उसने जो है डिफरेंट स्टोन्स के ऊपर इरेक्शन करवा के अपनी स्टेट के में फैला दिए थे। और ऑफिशियल बुद्धिज़्म जो ऑफिशियल रिलीजन था स्टेट का, तमाम ऑफिशियल्स को, ब्यूरोक्रेट्स को हुक्म हुआ कि दैट वाज अ थियोक्रेटिक स्टेट। तो अभी भी अगर आप सवात वाली साइड पे जाएं, पिछले दिनों मौलवी साहब के हत्थे खुदाई करते हुए सवात में एक जो है वो बुद्धा का मुजस्मा स्टैचू जो है वो दरियाफ्त हुआ, तो उसने जो है उसके ऊपर सही वाला जिहाद किया, यानी उसे हथौड़े मार कर उसे तोड़ दिया। तो ये उसकी समझ में कि मैं जो ये गैर इस्लामी है और इसको मैं कर रहा हूँ। खैर ये डिबेट है। तो ये नहीं, बुद्धा ने बुद्धिस्ट जो टीचिंग्स है उनको अशोका ने किस तरीके से इंस्क्राइब करवा के किया। हम इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। इसके साथ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो एज़टेक सिविलाइजेशन
मैक्सिको की सिविलाइजेशन, मायन सिविलाइजेशन, यानी ये ग्वाटेमाला, सेंट्रल अमेरिका में, ये सब इंस्क्रिप्शन जो है वो इसी वे में लिखे गए हैं। सबसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आखिरी बात जो कि लिखी गई है कि कुछ सिविलाइजेशन जो है वो अपनी इवन इंस्क्रिप्शंस को या तारीख को लिखने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ सिविलाइजेशन बहुत यूनिक सिविलाइजेशन है तारीख के हवाले से। कन्फ्यूशियस को अगर हम हिस्टोरियन को अगर हम देखें, आगे हम जाके पढ़ेंगे भी सही। अब चाइनीज़ सिविलाइजेशन से हमें एक और सिविलाइजेशन का पता चला जिन्होंने अपनी तारीख को जो या अपने रिकॉर्ड को, चाहे वो मिथिकल था, सेमी मिथिकल था या सेमी हिस्टोरिकल था, नहीं किया, यानी तौफीक ही नहीं उनको ही उनको उसको रिकॉर्ड करने की। वो थी कोरियन सिविलाइजेशन। और कोरियन सिविलाइजेशन जो है वो उसकी सिविलाइजेशन के बारे में जो उनकी हिस्ट्री तरतीब दी गई वो चाइनीज़ अकाउंट्स और चाइनीज़ रिकॉर्ड्स से तश्कील दी गई। तो ये थी जी हिस्ट्री, हिस्टोरियोग्राफी, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरियन, हिस्टोरियोग्राफर, मिथ, हिस्ट्री, फैक्ट फाइंडिंग हिस्ट्री, और ये तमाम की तमाम डिबेट है। तो देखें, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। ख़ुद इसको स्टडी करते हुए समझने का मौका मिलता है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो सामने आते हैं। आगे हम इनकी डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन ये चैप्टर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अहम है। और इसको पढ़ने के बाद लर्निंग क्या हुई है, ख़ास तौर पर मेरे लिए लर्निंग क्या हुई है, यानी एक दफ़ा दिमाग खुल जाता है। इसको पढ़ने के बाद दिमाग खुला है मेरा कि यार इंसानी मुआशरे मुख्तलिफ़ अदवार में किस तरह काम करते रहे हैं, किस तरीके से मुआशरे जो है वो वर्क करते रहे हैं, और ख़ास तौर पर किस तरह हम मिथ से, फेथ से, हम रियलिटी की तरफ, हम रैशनल हिस्ट्री की तरफ आए हैं। और रैशनल हिस्ट्री किसकी? मुआशरे की। और मुआशरे में कौन? इंसान जो है वो केस स्टडी है हिस्ट्री का। और इंसान का क्या, यानी इंसान एज ए बायोलॉजिकल फिगर ना, वो बायोलॉजिस्ट का काम है। इंसान के रवैये, इंसान के एक्ट्स, इंसान की मूवमेंट, इंसान के, और इन सब चीज़ों को अगर हम मिलाएं तो वो ये बनता है कि जो ह्यूमन एक्शंस हैं डिफरेंट, उनका जो असर है मुआशरे के ऊपर वो किस तरह हुआ। जो दो वर्ड्स बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगे इसको सम अप करते हुए, ख़त्म करते हुए, कि कंटिन्यूटी, चेंज और कंटिन्यूटी, ये दो वर्ड्स हैं। यानी अगर हम इस चैप्टर को समराइज़ करें अगर अपनी लर्निंग के हवाले से, कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारा दिमाग कुछ और था, लर्निंग कुछ और थी, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो लर्निंग हुई है, ख़ासतौर पर मेरी लर्निंग हुई है, वो ये दो वर्ड्स हैं, चेंज एंड कंटिन्यूटी। कि ह्यूमन एक्शंस में चेंज क्या लाया है और उस चेंज की कंटिन्यूटी क्या रही है। और यही सिलसिला हमें जोड़ता है, और इसमें भी बात की, इस चैप्टर के अंदर भी बात की गई कि ये सिलसिला हमें जोड़ता है कि अगर 1000 ईयर्स बैक अगर एक कुछ सोशल मूवमेंट आई है, तो उस सोशल मूवमेंट का मेरे से क्या लेना है, मैं क्यों हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, क्यों मैं इतना टाइम अपना लगा रहा हूँ, मेरा क्या फ़ायदा है। तो ये चेंज, ये कंटिन्यूटी रुकी नहीं है, ये आती रही है, और इसको लेके आने में तारीख़ का बहुत अहम किरदार है। अब यहाँ पर आ जाए, तारीख़ आपको नेचुरल साइंसेस में भी सपोर्ट कर रही है, तारीख़ आपको सोशल साइंसेस में भी सपोर्ट कर रही है, तारीख़ आपको, मतलब आज टेक्नोलॉजी का दौर है, तारीख़ के बगैर आप कंप्यूटर साइंसेस को नहीं समझ सकते, आप आईटी को नहीं समझ सकते। कंटिन्यूटी है ना, चेंज है, और चेंज आप तारीख़ की ट्रेनिंग के बगैर, तारीख़ को समझे बगैर, क्योंकि मुआशरे से वो जुड़ा है, हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए तारीख़ का पढ़ना मौजूदा को समझने के लिए, कि हिस्ट्री फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंट एंड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया।